हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 2 जून के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और भी बहुत कुछ। बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि आती है आई स्ट्रोक से रिलेटेड। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हीट काफ़ी बढ़ती जा रही है, हीट वेव्स आ रही हैं, यानी कि एक जो परमिसिबल लिमिट होती है टेम्परेचर की वो काफ़ी एक्सीड होती जा रही है ना। तो उसमें कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं आई स्ट्रोक के। अब ये क्या होता है तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जो हमारी आई होती है उसमें जो रेटिना होता है वहीं पे जो है इमेज क्रिएट होती है ना। तो क्या होता है, वहाँ तक जो आर्टरीज होती हैं ले जाने वाली, जो वहाँ तक ब्लड सप्लाई लेके जाती हैं, उसमें से अगर कहीं पे ब्लॉकेज आ जाता है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और इससे आई में प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लगता है। ये सब होती है। तो हीट वेव्स की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इंटेंसिफाइंग हीट वेव्स आर पोजिंग अ myriad ऑफ health concerns, and one of them is eye stroke. Amidst this climatic extremity, medical experts are issuing warnings, drawing attention to a concerning phenomena known as eye stroke. तो ये जो क्लाइमेट एक्सट्रीमिटी बढ़ती जा रही है, इसमें एक तरफ अटेंशन लाने की कोशिश कर रहे हैं मेडिकल एक्सपर्ट, जिसका नाम है आई स्ट्रोक, जो मैंने बता ही दिया क्या है। हाँ, हीट वेव्स की वजह से हो रहा है ये, तो इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। इट अकर्स व्हेन अ ब्लॉकेज हैम्पर्स वन ऑफ द आर्टरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ब्लड टू द रेटिना। रेटिना क्या होता है, तो एक डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है जो कि आई के बैक साइड में होती है, इनर सरफेस पे, और इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसमिटिंग लाइट सिग्नल्स टू द ब्रेन, अनेबलिंग विजुअल परसेप्शन। लाइट सिग्नल्स को भेजती है ब्रेन तक और फिर इमेज फॉर्म करती है। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन व्हेन द एसेंशियल blood supply is disrupted, it can precipitate sudden vision loss और potentially irreversible damage। अगर किसी तरीके से वहाँ पे ब्लड सप्लाई की रुकावट आ जाए ब्लड सप्लाई में, तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बहुत सारे रीजंस की वजह से ये ब्लड सप्लाई रोक सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, या कोई सा भी ऐसा कंडीशन जिससे कि ब्लड वहाँ पे प्रॉपर नहीं पहुँच पाए, उससे आई स्ट्रोक हो सकता है। और एक रीज़न क्या बताया कि हीट वेव होता क्या है कि जब बहुत गर्मी होती है तो ह्यूमन बॉडी ना ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस फील कर रही होती है एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी का। वो जो हमारी बॉडी स्ट्रेस फेस करती है उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, ब्लड थिक होने लगता है, और थिक होने लगता है तो प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो कई बार रुक जाता है आइज़ की तरफ, और जिससे क्या हो जाता है आई स्ट्रोक। इसमें लाल लाल सी आंखें हो जाती हैं, पेन होने लगता है, धुंधला धुंधला दिखता है, कई बार तो एकदम विजन लॉस ही हो जाता है। तो काफ़ी कंसर्न की बात है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं हो सके जितना घर में रहो, पानी वानी पियो, अच्छा खाओ और ध्यान रखो। सिम्टम्स क्या होते हैं, पेन होता है, रेड ह्यू मतलब रेडनेस हो जाती है, ब्लड विजन लॉस, फ्लोटर्स, ग्रे स्पॉट्स दिखते हैं विद इन वंस फील्ड ऑफ विजन। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो एक तो मैंने बताया हाइड्रेटेड रहो, पानी वानी अच्छे से पियो, सन ग्लासेस पहन के निकलो बाहर, प्रॉपर आई हाइजीन मेंटेन करो, अच्छी डाइट लो, ब्रेक लो फ्रॉम एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट। क्योंकि क्या होता है ना, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट जो हमारे एसी वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर खींचते हैं, उससे क्या होता है सूखी सूखी एयर हो जाती है। तो हम जब ज़्यादा एसी में रहते हैं ना, तो वो जो सूखापन होता है, वो जो मॉइस्ट लेता है ना, उससे कहीं ना कहीं हमारी आई भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि वो आई का भी मॉइस्चर लेता है। तो जिसकी वजह से हमारी जो ड्राइनेस फेस करती है ना आई, उससे भी हो सकता है ये आई स्ट्रोक। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाओ लोगों में। तो ये सारी बातें ध्यान में रखोगे तो ये केसेस नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई रेटिना तक अगर ब्लड सप्लाई किसी वजह से नहीं होगा तो आई स्ट्रोक हो जाएगा, और जिसमें से एक रीज़न हीट वेव है। सिंपल सी न्यूज़ है, बढ़ो आगे। अब आते हैं कोलंबो प्रोसेस की तरफ।
क्या है कोलंबो प्रोसेस? तो बेसिकली हमारे इंडिया से और जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के या साउथ एशिया के जितने भी स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं बाहर एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, जॉब वगैरह ढूंढने के लिए। तो उन लोगों का कि भाई उनको ध्यान से वहाँ पे रखा तो जा रहा है ना, उनका एकदम वेलफेयर के लिए, उनके प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए डिस्कशंस वगैरह होते हैं, जिससे बोलते हैं कोलंबो प्रोसेस। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इंडिया बन चुका है चेयर ऑफ दिस कोलंबो प्रोसेस, और ये पहली बार हुआ है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2003। 2003 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इंडिया एक बार भी चेयर नहीं बना, और इस बार बन गया है। कब से कब तक के लिए? 2024 से 26 तक के लिए। ये बात भी हमें याद रख लेनी है। सो इट इज़ अ रीजनल कंसल्टेटिव फोरम फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, के ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए जितने लोग जा रहे हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो 12 मेंबर्स होते हैं। ऐसे याद रख लेना कि भाई जो जा रहे हैं माइग्रेट होके, जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं उनकी 12 नहीं बच जाए, उसके लिए हम कोलंबो प्रोसेस करते हैं, डिस्कशन वगैरह करते हैं, तो उससे 12 याद रह जाएगा। स्टेट्स होते हैं फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। सो इंडिया काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है कोलंबो प्रोसेस का। उसके स्टार्टिंग से ही मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस में पार्टिसिपेट करता है, सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग में, थीमेटिक एरिया वर्किंग ग्रुप में, तो अलग अलग चीज़ों में बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया के खुद के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं बाहर जाते हैं, तो उसका एक अच्छा रोल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेंबर्स कौन कौन है? तो अफ़गानिस्तान है भाई, बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया तो मैंने बता ही दिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये तो देखो नेबर्स ही आ गए हमारे ऑलमोस्ट, बहुत सारे, है ना। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चलें तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। सो ये सारे 12 देश हैं इसमें जो कि डिस्कशंस करते हैं। अब ये प्रोसेस नॉन बाइंडिंग होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जो इसमें बातें हों वो माननी ही पड़े। कंसेंसस के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं, मतलब कि सबकी सहमति देखी जाती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाती है, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं इन लेबर माइग्रेशन मैनेजमेंट। ठीक है। उसके अलावा इस इश्यूज़ वगैरह डिस्कस करते हैं फेस्ड बाय माइग्रेंट्स एंड प्रपोज सॉल्यूशंस प्रपोज किए जाते हैं, एंड रिव्यू मॉनिटर किया जाता है प्रॉपर रिकमेंडेशंस का एट द एंड। तो ये सारी बातें हैं बेसिकली माइग्रेंट्स जो जा रहे हैं जॉब के लिए बाहर, उनका कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, वो सारे डिस्कशंस ही होते हैं कोलंबो प्रोसेस में। और इंडिया इस बार का चेयर बना है 2024 से 26 तक के लिए। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ है। अब बढ़ते हैं आगे। इसरो और विप्रो, अरे ये तो मिलते जुलते नाम है, राइम कर रहे हैं ना, इसरो विप्रो 3D जो है, उन्होंने इसरो के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जिसका नाम है PS4, जो कि पावर करेगा PSLV की 4th स्टेज को, जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके 4th स्टेज को पावर करेगा PS4, और वही बनाया इन दोनों ने मिलके। तो ये हमें याद रखना है, इसरो विप्रो PS4। सिंपल। बढ़ें आगे। साउथ कोरिया भी कहीं ना कहीं काफ़ी कोशिश कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है। उनके जो स्पेस अचीवमेंट्स हैं उन्हें करने के लिए स्पेस वगैरह के एरिया में बेसिकली काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, सैटेलाइट्स वगैरह भेज रहा है। तो उनकी पहली स्पेस एजेंसी बनाई गई जिसका नाम है कासा। फुल फॉर्म क्या है? कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोरियन के एरोस्पेस को ही एडमिनिस्टर करेगा, इसलिए कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल है। और तो और ये इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि इनका एक एम ये भी है कि 2045 तक जो है इन्हें मार्स पे लैंडिंग करनी है। ठीक है, ये भी इनका एक प्लान है साउथ कोरिया का। ठीक है। उसके अलावा साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? तो वो है सियोल। एस से साउथ कोरिया, एस से सियोल। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की क्या है कैपिटल, ज़रा बताना तो कमेंट में लिख के। और बस
इतना ही था यार इस सेशन में, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा था। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।